हेलो, थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हमारा सदा की तरह जो इतिहास मैराथन क्लासें चल रही हैं, साथ साथ में भूगोल की मैराथन क्लासें चल रही है। किसके लिए? फाउंडेशन कोर्स। जो इनिशियली तैयारी करना चाहते हैं 11वीं 12वीं के बच्चे तथा नए सिरे से जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं ये। और प्रारंभ से अंत तक देखोगे तो प्रत्येक चीज, प्रत्येक पहलू आपको समझ में आएगा और आप लोगों के लिए फायदा भी निश्चित रूप से होगा। आज हमारा टॉपिक है इतिहास मैराथन का बंगाल विभाजन। आज हम बंगाल विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले वाला वीडियो हमारा था उदारवादी युग, कांग्रेस का उदारवादी युग। अभी क्या है कि 20वीं शताब्दी प्रारंभ हो गई है। 1901 में 20वीं शताब्दी प्रारंभ हो गई थी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो एक कांग्रेस सबसे बड़ा मंच था, राजनीतिक मंच था। और उस कांग्रेस के अंदर विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर के बना था। उनके अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग इकट्ठे हो गए थे। उस मंच में सदस्यता प्राप्त उन्होंने कर ली थी। अभी क्या है, पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कांग्रेस का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस का उद्देश्य है, ब्रिटिश सरकार ने किस लिए कांग्रेस को जो गठन है वो कैसे क्यों किया था, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो कांग्रेस का गठन कैसे क्यों किया गया, वो पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस से दिन बाय डे रोजाना क्या उसकी सदस्य संख्या बढ़ती जा रही थी, उसका आकार बहुत बड़ा होता जा रहा था। ठीक है, आकार यदि बड़ा होता जा रहा था तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बड़ी तीव्र गति से फैल रही थी। और वो जो एक केंद्र था राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना, यदि लोगों के अंदर जहां सबसे अधिक फैली वो था बंगाल। कौन सा था? बंगाल। मैं यहां का इस वाले क्षेत्र का अभी अध्ययन करने वाला हूं। कौन से क्षेत्र का? ये जो हिस्सा है हमारा, इस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ये वाला, इस वाले क्षेत्र का हम अभी आज अध्ययन करेंगे कि बंगाल का विभाजन आखिरकार हुआ क्यों था। ठीक है, तो मैं पहले आपका जो हमारा टॉपिक था कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी, उसके पीछे कई कारण थे। ठीक है, राष्ट्रीयता, अपने देश के प्रति लगाव, अपने मातृभूमि के प्रति लगाव लोगों का बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। वो सबसे ज्यादा यदि केंद्र बिंदु माना जाए तो वो था बंगाल का क्षेत्र। बंगाल जो प्रेसिडेंसी था, उस क्षेत्र में लोगों को ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी। उसके पीछे कई कारण थे जो कि हमने पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि वहां पे इतने अंग्रेज वहां पे सबसे पहले क्यों आए थे। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो वहां पे अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और यदि सामाजिक सुधार हुए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी और राजा राम मोहन राय उसी क्षेत्र में राष्ट्रीयता की जो लहर है उन्होंने प्रारंभ की थी। तो आगे आज हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन आखिरकार क्यों किया गया था, अंग्रेजों की क्या तमन्ना थी, क्या मानसिकता थी कि बंगाल का विभाजन कर दे, और ये क्षेत्र में जहां पे इन्होंने किसी भी प्रकार का इंटरफेयर इस प्रकार का नहीं किया था, इसके पीछे रीजन क्या है। आज हम बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ टॉपिक मैं बताता हूं कि हम बंगाल के विभाजन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए जवानों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब कोई भी चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हमको क्या उसके ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेने चाहिए कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। और उनका हम जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हमको फिर पीछे मुड़ करके देखना है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव हमने जो डिसाइड किए थे क्या हमने अचीव किए हैं क्या, या कुछ कमी रह गई तो फिर दोबारा पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से तैयारी होती है। दूसरा, सेकंड पॉइंट जो जनरल सब लोगों के लिए है, कुछ लोगों की मांग ये आ रही है कि सर राजस्थान का ज्योग्राफी आप पढ़ाओगे क्या, राजस्थान की हिस्ट्री आप पढ़ाओगे क्या, कब पढ़ाओगे। देखिए, कोई भी चीज, जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है किसी की। देखिए, आप यदि बोलोगे कि राजस्थान की हिस्ट्री आप पढ़ाओगे क्या राजस्थान की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, कब से पढ़ेंगे, क्या तब राजस्थान था, क्या राजस्थान की सीमाएं थी पहले? बिल्कुल नहीं थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद एकीकरण प्रारंभ हुआ था। एकीकरण के द्वारा ही राजस्थान की सीमाएं निश्चित निर्धारित की गई थी।
जब एकीकरण के दौरान राजस्थान की सीमा निर्धारित की गई थी, तो क्या पहले वाला राजस्थान का जो क्षेत्र था वो पूरे भारतवर्ष में काउंट होता था? तो हमको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम पर्टिकुलर राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ें। आपको पहले पूरे भारत की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम कोई सीमा नहीं थी और राजा यदि दिल्ली से शासन करता था तो दिल्ली के अधीन आता था, राजस्थान राजपूताना क्षेत्र आता था। उसके बाद उधर देखें तो उड़ीसा तक ये फैला हुआ था और असम बंगाल तक पूरा फैला हुआ था। कोई किसी भी प्रकार के राज्य नहीं थे। यदि उनके प्रांत थे, यदि प्राचीन काल और मध्य काल की बात करें तो यदि प्रांत थे तो उनकी सीमाएं ये नहीं थी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग पहले भारत की हिस्ट्री को पढ़िए। भारत की हिस्ट्री के अंदर जो राजस्थान की हिस्ट्री आती है उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि उन क्षेत्रों का बाकी क्षेत्र से संबंध रहा था और उनके बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए। जब ये अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम राजस्थान की हिस्ट्री पे आ जाएंगे और अच्छी तरह राजस्थान की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि आज बंगाल का विभाजन हम कर रहे हैं, तो बंगाल का विभाजन के तहत हम कुछ टॉपिक यानी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि बंगाल का विभाजन इधर लगाऊंगा, क्यों किया गया, कब किया गया, किसने किया और उसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव। अब सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जब अध्ययन करेंगे तो हम भारत के संदर्भ में भी करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के संदर्भ में भी इसका हम अध्ययन करेंगे। इन ऑब्जेक्टिव को हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हम बंगाल का विभाजन जब पढ़ेंगे तो इन ऑब्जेक्टिव जो ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इन क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और अंत में हम पाएंगे कि इनका हमने उत्तर प्राप्त कर लिया, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, अभी हम इधर आते हैं कि बंगाल का विभाजन आखिरकार क्यों हुआ था। पहले हम बंगाल के क्षेत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश काल में वो कितना क्षेत्र था। ये था बंगाल, ये पूरा का पूरा क्या था? बंगाल था, यहां से यहां तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या था? बंगाल था। यहां पे यदि क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था, बंगाल का क्षेत्रफल की बात करें, इधर लिखता हूं क्षेत्रफल, तो वो था 1,89,000 वर्ग माइल। ठीक, 1,89,000 वर्ग माइल था। और इसकी जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या थी 8 करोड़। अब ये अंदाजा लगाइए कि यहां की जनसंख्या जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसकी 8 करोड़ जनसंख्या थी और आज हम जनसंख्या देखें तो भारत की संपूर्ण भारत की 135 करोड़ है। तो बहुत ज्यादा थी इस क्षेत्र की जनसंख्या, यानी यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा था। यदि जनसंख्या घनत्व ज्यादा था तो यहाँ पर लोगों का, पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी ज्यादा थी, उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी तीव्र गति से बढ़ रही थी। इस बात से ब्रिटिश सरकार चिंतित थी कि इस क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं इनमें राष्ट्रवाद की भावना बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है और हम भविष्य में हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। रिस्ले ने तो बोल दिया था कि बंगाल एक ऐसा प्रांत है, अंग्रेज अधिकारी है एक रिस्ले, उसने बोला था कि बंगाल एक ऐसा प्रांत है वो अपने आप में एक शक्ति है और भविष्य में ब्रिटिश सरकार के लिए एक हानिकारक साबित हो सकता है। तो बंगाल का विभाजन हम क्यों किया गया? देखो, बंगाल का विभाजन किया गया था फूट डालो राज करो की नीति के तहत, यानी कि डिवाइड एंड रूल के तहत इन्होंने अपना दिमाग लगाया था कि ये जो यहाँ पे जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर पनप रही है इसको हम कैसे तोड़ें। ये ब्रिटिश सरकार जो यहाँ के जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे भारत के, उनकी सोच थी। क्या सोच थी? बोला कि इस बंगाल के अंदर जो इतना बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है, जो हमने पहले ही भारतीयों को कांग्रेस का मंच बनाने के लिए प्रेरित कर दिया, हम खुद मिले थे और इसका तो नकारात्मक प्रभाव ब्रिटिश सरकार पे पड़ गया। तो इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा उपद्रव होने वाला है, 1857 जैसी क्रांति कहीं कभी भी हो सकती है। तो क्या किया जाए? बोले इस बंगाल को तोड़ा जाए। तो आखिरकार कैसे तोड़ा जाए? तो इसके अंदर बता देना चाहूंगा, इस बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों
धर्म के लोग रहते थे। बंगाल का विभाजन हुआ था, उससे पहले हिंदू और मुस्लिम के अंदर बिल्कुल किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, कोई वैमनस्य नहीं था। ये आपस में भाईचारे से रहते थे, इनके बीच में कोई धर्म के आधार पर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सब अपने आप को भाई भाई समझते थे, बंधुत्व की भावना उनमें थी और वो राष्ट्रीयता की जो भावना फैली थी, राष्ट्रीयता की भावना जो विकसित हुई थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। और ये दोनों धर्म के लोग है ना, ये खुद दोनों धर्म के लोग ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, कंटिन्यू लड़ रहे, संघर्ष कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो फिर जो बंगाल का जो विभाजन किया, तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, किसने किया, पहले में किसने किया, कल उसमें आएगा वायसराय कर्जन। वायसराय कौन था? वायसराय कर्जन। वायसराय कर्जन यानी गवर्नर जनरल और वायसराय कर्जन थे, उन्होंने इस बंगाल का विभाजन किया था। क्यों किया था? इन्होंने बोला था कि बंगाल प्रेसिडेंसी है वो बहुत बड़ी हो गई है, उसका आकार बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है और प्रशासनिक दृष्टि से इसको में प्रशासन को चलाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो बोलो क्या करें? बोला इसका विभाजन करके दो प्रेसिडेंसी बना दो, एक पूर्वी और एक पश्चिम बंगाल, इस दो भागों में विभाजित कर दो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, समय के साथ बड़े राज्य बड़े हो जाते हैं, छोटे किए जाते हैं, वर्तमान में भी किए जाते हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। यदि कोई ज्यादा बड़े राज्य हो गए तो उनका विभाजन वर्तमान में भी हो रहा है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो विभाजन किया वो हिंदू और मुस्लिम के धर्म के आधार पर कर दिया। हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये हिंदुओं को तो बोल दिया कि ये मुस्लिम तुमको खराब करेंगे, तुमको अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, और हिंदुओं को बोल दिया कि मुस्लिम, आपस में दरार डाल दी गई उनके बीच में। तो फिर क्या हुआ, किसने किया? वायसराय कर्जन ने किया। क्यों किया? बता दिया कि वायसराय कर्जन ने बोला कि प्रशासनिक दृष्टि से कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, इसलिए बंगाल बहुत बड़ा हो गया, इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर दो। ब्रिटिश संदर्भ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के संदर्भ में देखा जाए तो ये था, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य ये था कि बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवाद पनप रहा है और राष्ट्रवाद बहुत बड़ा एक संगठन बन रहा है, उसको तोड़ना है। इनकी राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसको तोड़ना है, तोड़ करके इनको अलग अलग करना है, इनको दूसरे सभी को अलग अलग दिखाई दे देंगे, वो चले जाएंगे, इसके बाद हमारे को शासन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात है, उन्होंने, उनका मूल उद्देश्य यही था। अब क्यों किया गया था बता दिया। अब कब किया गया था? देखो, जुलाई 1905, जुलाई 1905 में इस प्रकार का एक एक्ट लाया गया था, बिल लाया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 में इसको लागू कर दिया गया था। अभी हम बताएंगे 16 अक्टूबर तक जब पहुंचेंगे तब भारत का उसमें किस प्रकार के रिएक्शन आया था वो बताएंगे। लेकिन अभी यहां पे बोल रहा हूं कि कब किया गया था। जुलाई 1905 में ये बिल लाया गया था और 16 अक्टूबर 1905 में पारित करके इस दिन लागू कर दिया गया था। मतलब बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। अभी आइए, बंगाल का पार्टीशन किस प्रकार से, कौन कौन सा क्षेत्र से किया गया था। देखिए, बंगाल यहाँ पे ये असम क्षेत्र है, ये भी बंगाल में ही था। ये बांग्लादेश क्षेत्र है, ये भी बंगाल में था। यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे बंगाल, वर्तमान का बंगाल, और बिहार, ये क्षेत्र था। बोला ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, इसको विभाजन करो। तो इन्होंने ऐसे विभाजन कर दिया सीधा। और इस साइड में तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य ये वाला, और ये हिंदू बाहुल्य। इनकी क्या मंशा थी कि मुसलमानों को इधर अलग कर देंगे, हिंदुओं से अलग कर देंगे, तो उनके बाद इनको अधिकार दे करके इनको अपनी तरफ मिला लेंगे, उनको कुछ अधिकार दे देंगे, उनको कुछ स्वतंत्रताएं दे देंगे, तो ये लोग सारे हमारे साथ मिल जाएंगे। तो हमारे साथ मिल जाएंगे तो फिर हम इनको दबा देंगे, इनके जितने भी विद्रोह होंगे वो सारे हम भविष्य में दबाते रहेंगे। इस प्रकार अलग अलग कर दिया। अभी देखा जाए तो उस टाइम इसको बोल दिया गया था पूर्वी बंगाल, और इसको बोल दिया गया था पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से विभाजन इन्होंने कर दिया। किसका? बंगाल का विभाजन कर दिया। वर्तमान में जो ये बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वही वेस्ट बंगाल है। और जो पूर्वी बंगाल था उसका कुछ हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, असम वाला हिस्सा, ये तो भारत के अधीन आता है, और बाकी नीचे वाला हिस्सा ये बांग्लादेश के तहत चला गया था। इसलिए ये पूर्वी बंगाल था
ब्रिटिश काल में, और ये पश्चिम बंगाल था, इसको हमने पश्चिम बंगाल, वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों किया गया बता दिया, कब किया गया बता दिया, किसने किया, लॉर्ड वाइसराय कर्जन ने किया, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए, यदि भारत की राष्ट्रवाद की भावना यदि देखा जाए तो राष्ट्रवाद के जो जनक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। उन्होंने लोगों को जागृत करना प्रारंभ किया था। उसके बाद यदि देखें तो भारतीय और ब्रिटिश सरकार दोनों पैरेलल चल रही थी भारत के अंदर राष्ट्रवाद का बढ़ावा देने के लिए। क्या? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पैरेलल चल रही थी दोनों। कैसे चल रही थी? देखो, किसी भी प्रकार के उल्टे यदि कानून लेके आएंगे तो हमारे जो कुछ राजनेता थे, हमारे कुछ समाज सुधारक थे, उन्होंने जोर से आवाज उठाएंगे कि ये वाला जो कानून ले जाओ, इसमें समानता नहीं दिखाई दे रही है, इसमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता दिखाई नहीं दे रही है। भले ही वो दे या नहीं दे, लेकिन क्या करते थे? आवाज उठाते थे, बोलते थे, एक दूसरे लोगों को बताते थे। फिर भी यदि दूसरे क्षेत्र में बताना है तो उन्होंने अपनी क्या अखबार निकाले थे, उन अखबार के माध्यम से लोगों को बताना प्रारंभ किया था। जैसे 1878 की बात करें तो 1878 में आर्म्स एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और एल्बर्ट बिल आया था। ये तीनों के तीनों जो एक्ट थे वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्ष में थे और भारतीयों को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था और भारतीयों को नुकसान हो रहा था। तो इससे जैसे ये एक्ट ले गए तो हमारे जो राजनेता थे तो धीरे से लोगों को बता देते देखो कैसे बिल ले गए, ये हमारे विरुद्ध बिल है। तो फिर लोग अच्छा विरुद्ध बिल है, इस प्रकार से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत करना प्रारंभ कर दिया। तो वैसे देखा जाए तो बंगाल विभाजन जो किया था, लास्ट में जाके 1911 में इस बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था, वापस कर दिया था, उसको स्थगित कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। क्यों किया? कि ये जैसे बंगाल विभाजन किया रहा, अब उसमें सकारात्मक पक्ष यदि देखें, क्या देखें? सकारात्मक पक्ष देखें भविष्य के लिए। सकारात्मक पक्ष को भविष्य पे हम भविष्य के संदर्भ में देखें तो क्या हुआ था? एक राष्ट्रीय एकता की भावना बड़ी तीव्र गति से बढ़ी थी। क्या? राष्ट्रीय एकता की भावना तीव्र गति से बढ़ी थी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था भारतीयों के लिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारतीयों के लिए कि इन्होंने ठीक है बंगाल का विभाजन कर दिया। हाँ, उस टाइम हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये जो जहर डाला था और जो वैमनस्य और भेदभाव पैदा किया था वो उसका वर्तमान में भी नसूर मतलब बह रहा है उसको। लेकिन उस टाइम देखा जाए तो भविष्य की दृष्टि से देखें तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। एक बार उसने विभाजन करके लोगों को जागृत कर दिया बुरी तरह से। अब जागृत किया, लेकिन जागृत करने का काम किसने किया? ये तो बंगाल के अंदर हुआ था, भारत पूरा तो आगे तो पूरा भारत बड़ा हुआ है, उसमें जागृत करने का काम किसने किया? तो इसके अंदर जागृत करने का काम कुछ लोग थे, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। कुछ लोग उसमें थे। तो सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता की भावना तीव्र गति से आगे बढ़ी और लोगों का ये जो कांग्रेस वाला मंच है ये बहुत बड़ा मंच बन गया था। उसकी सदस्य संख्या बढ़ गई थी और प्रत्येक क्षेत्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध आवाज नारे लगाने लग गए थे और अनेक संगठन बनने लग गए थे। भू राजस्व देने से लोग मना करने लग गए थे। इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर अफरा तफरी मच गई थी इस बंगाल विभाजन के कारण, क्योंकि धर्म की बीच में एक दरार डाल दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो सकारात्मक पक्ष तो ये था, बहुत ही बढ़िया था, जो भविष्य में भारत के लिए वैसे देखा जाए तो 1947 में इसका बहुत बड़ा योगदान था भारत को स्वतंत्र करने में। इसका योगदान उसमें एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यदि देखें तो था, कुछ न कुछ इसमें योगदान था। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? नकारात्मक प्रभाव तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो आज भेदभाव और दुश्मनी पैदा कर दी, हिंदू तथा मुस्लिम वर्ग के मध्य वैमनस्य पैदा कर दिया, जो कि वर्तमान में भी इसको भारत और पाकिस्तान दोनों झेल रहे हैं इस चीज को। और अंत में इसी नींव ने भारत का विभाजन किया था। यहीं से भारत का विभाजन होता है। देखो 1905 का जो बंगाल का विभाजन किया था, उसी टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिमों को अपने
नजदीक बुला लिया था, मुस्लिमों का फेवर में चली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वहां पे कुछ लोग थे, कुछ मुस्लिम राजनेता थे, उन्होंने अपना एक अलग मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं और करके, और कांग्रेस का जो मंच है उसके विरुद्ध करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, और फिर जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय कर्जन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दे करके हम आपकी कितनी सेवा कर रहे हैं, हम आपके कितने पक्ष में बात कर रहे हैं, हम आपके पक्ष में लड़ रहे हैं कांग्रेस से, इस संख्या के आधार पर आप हमको प्रतिनिधित्व दीजिए। तो फिर आगे 1919 में जाके इस प्रकार के उनको मिला भी था उससे पहले, लेकिन हम टॉपिक पे रहते हैं वो आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, बंगाल का विभाजन हो चुका है। अब बंगाल का विभाजन हो गया तो बंगाल के विभाजन के बाद हम देखेंगे कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका विरोध किस तरह से हुआ था, क्या उसका विरोध किस प्रकार से किया गया था भारतीयों के द्वारा, वो हम अब आगे करने वाले हैं। अभी वो बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसका विरोध किस प्रकार से किया था। अभी आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, बंगाल विभाजन का विरोध, बंगाल विभाजन का विरोध किस प्रकार से इन लोगों ने किया था बंगाल विभाजन का विरोध। ऐसे तो हिंसा तो नहीं की थी, लेकिन हिंसा नहीं करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था उसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इन लोगों ने क्या किया, 7 अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे। कहा, कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने लोगों को बताया कि हमारे जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसका धर्म के आधार पे अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया है। बोला अच्छा, बोले हाँ। तो फिर उसके विरुद्ध बंगाल इस सभा के अंदर बंगाल विभाजन जो विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें किया गया था कलकत्ता में टाउन हॉल में बंग भंग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद कुछ लोग 28 सितंबर 1905 को कहां पे एक मंदिर है, कालीघाट मंदिर, कहां पे, कलकत्ता में ही है कालीघाट मंदिर, वहां पे लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के लोगों ने विरोध किया और उन्होंने भगवान की पूजा करने की बजाय, यहाँ पे मंदिर के अंदर जो देवता थे उन देवता की पूजा करने की बजाय उन्होंने क्या बोला, हमका सर्वोपरि जो सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है वो मातृभूमि की पूजा। क्यों किया गया था ऐसे, क्योंकि यदि देवता की पूजा की बात आ जाएगी तो फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसको एक बढ़ावा मिलेगा, भेदभाव होगा कि ये हिंदू तो अपने देवता की पूजा कर रहे हैं तो इससे पूजा कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम उनके नजदीक भी नहीं आएंगे, उनके संगठन में शामिल नहीं होंगे। तो इन्होंने बोला कि देवता की पूजा तो बाद की बात है, हमको अभी क्या करना है, मातृभूमि की पूजा करना है। यहां का उद्देश्य था मातृभूमि की पूजा। ठीक है, इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 1905, 28 सितंबर 1905 इस प्रकार से विरोध किया गया था। फिर आगे क्या किया गया था, 16 अक्टूबर के दिन जो लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन एक्ट लागू किया गया था, उसको काला दिवस के रूप में मनाया गया। काला दिवस, इसको काला दिवस के रूप में मनाया गया। आगे चलो, 16 अक्टूबर को ही 1905 को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, राखी दिवस के रूप में मनाया था। क्यों मनाया था राखी दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको मनाया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के मध्य एक भेदभाव उत्पन्न किया था, एक तरह से वैमनस्य विरोध पैदा किया था। हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर किया इन्होंने, तो धर्म के आधार पर इन्होंने विरोध उन्होंने जो दरार डाल दी, उस दरार को, उस जो गैप आ गया था उस गैप को जोड़ने का तत्कालीन समय में जितने भी हमारे राजनेता थे उन्होंने प्रयास किया था। यहाँ पे भी प्रयास किया गया था, कालीघाट मंदिर में लोग इकट्ठे हुए, बोल नहीं देवता की पूजा हम बाद में करेंगे, पहले पूजा हम मातृभूमि की करेंगे। तो इसी हिंदू मुस्लिमों को जोड़ा आपस में। फिर आगे जाकर के राखी दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया था, एक दूसरे की कलाइयों पे राखियां बांधी थी, तो हिंदू और मुस्लिम में बंधुत्व पैदा करने के लिए। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर तो वसुदेव कुटुंबकम वाली विचारधारा
को जो पालन करने वाले हैं, उन्होंने तो पूरा एक विषय की बात की, मानवता पे उन्होंने बल दिया था। बोला धर्म को हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक है, सब भाई भाई है। तो इन्होंने भी, रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। उसके बाद यदि देखें तो कुछ लोगों ने वंदे मातरम के गीत गाए थे, वंदे मातरम के गीत गाए थे। और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा एक गाना लिखा था, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। ये गीत किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत गाया था। लोगों में राष्ट्रीयता, यानी लोगों के अंदर अमार सोनार बंगला, यानी लोगों के अंदर मानवता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार के, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसी भी प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना को जागृत नहीं किया था। इन्होंने एक मानववाद पे बल दिया था। बोला व्यक्ति मनुष्य एक ही है, किसी का कोई धर्म नहीं है, किसी के बीच में कोई सीमा नहीं है। विभाजन का हमेशा इन्होंने विरोध किया और मानवतावाद पे उन्होंने बल दिया था। तो अमार सोनार बंगला गाना गया था और वर्तमान में ये जो बांग्लादेश का वो राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया है। उसके बाद आगे क्या हुआ था? आगे आंदोलनकारी थे, बहुत थे। उसके अंदर कैसे कैसे लोग थे? गरम दल और नरम दल। अभी देखो, बंगाल विभाजन के दौरान जितने भी नेता कांग्रेस के मंच पर विद्यमान थे, उनकी विचारधाराओं के आधार पर इस कांग्रेस का दो भागों में विभाजन होता है। तो जो गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल व अरविंदो घोष तथा अन्य, इन लोगों का क्या उद्देश्य था कि इस प्रकार जो इन्होंने ये काम किया है ना, इस काम का प्रचार प्रसार हमको पूरे भारत में करना है। क्यों? इनको एक मौका मिल गया था कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने। देखो, धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पे हमको विभाजित कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। इस प्रकार ये पूरे भारत के अंदर, ये जो बचा हुआ भारत में, पूरे भारत के अंदर प्रचार प्रसार करना चाहते थे। लेकिन ये लोग गांव में गए थे और गांव में जाकर के लोगों को बताना प्रारंभ किया। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, क्या किया अंग्रेजों ने? बोले हमारे साथ ये भेदभाव किया है, आप लोग इधर हिंदू और मुस्लिम एक ही घर के अंदर रहते हो और साथ में रहते हो, साथ में खाते हो पीते हो और काम भी साथ में करते हो। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर उनको बांटने का प्रयास किया, तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। मोची अंग्रेजों की जूती जो रिपेयर करते थे, उनको रिपेयर करना बंद कर दिया। दर्जी ने कपड़े सिलने बंद कर दिए, ठीक है। और होटल वालों ने खाना बनाना बंद कर दिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने क्या किया? विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। बोल, परीक्षा के अंदर जो ये पेपर इस्तेमाल होता है, ये इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? इंपोर्ट है, ब्रिटेन से आया हुआ है, हम इसका भी बहिष्कार करते हैं। उन्होंने क्या? परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार पूरे भारत के अंदर ये आंदोलन चलता है। लेकिन आगे वाला जो सेशन हमारा आएगा, उसमें गरम दल और नरम दल यानी कांग्रेस के मंच में जो विभाजन है वो देखेंगे, वो किस प्रकार से विभाजन हुआ, उस पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता जाता हूं कि ये जो बंगाल विभाजन वाला जो आंदोलन है पूरे भारत के अंदर फैल चुका था। क्या? पूरे भारत में फैल चुका था। और भारत में फैलने के बाद पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद की विचारधारा बड़ी तीव्र गति से फैल गई थी। अंत में फिर क्या करना पड़ा? ब्रिटिश सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अंत में 1911 में इसको वापस ले लिया। बंगाल विभाजन एक्ट, बंगाल विभाजन एक्ट 1911 में वापस लिया। इतना बड़ा आंदोलन बन गया था, इतना बड़ा आंदोलन बन गया था कि ब्रिटिश सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल का अवधारणा को अपनाया था। फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। इसमें किस प्रकार से अपनाया था? हिंदू और मुस्लिम के नाम से अलग अलग करने के प्रयास किया। और कांग्रेस के अंदर जब मुस्लिमों को अलग कर दिया, सारे मुस्लिम नहीं गए थे, कुछ लोग गए थे। वो कुछ लोग कांग्रेस से अलग होकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की। लेकिन फिर कांग्रेस को भी तोड़ना था, क्योंकि वो लोग कम गए थे। कांग्रेस तो वैसे ही बहुत बड़ा मंच था, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसके अंदर विचारधारा थी, लोगों की विचारधारा भिन्न भिन्न। जब बहुत बड़ा एक मंच बन जाता है तो निश्चित रूप से लोगों की विचारधाराएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं और आपस में क्या मेल नहीं खाती। वो विचारधाराएं आपस में, उनकी विचारधाराएं मिलती नहीं है, तो फिर एक विरोध उत्पन्न हो जाता है। और वही हुआ आखिरकार, बंगाल विभाजन हुआ। उस बंगाल विभाजन के बेस पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई।
एक गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल की विचारधारा के लोग थे, उनकी विचारधारा क्या थी, नरम दल के लोग थे, उनकी विचारधारा क्या थी, ये क्या क्या करना चाहते थे, उसका हम आगे वाले सेशन में करेंगे। यहाँ पर हम यहीं पे सेशन को विराम देते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, प्रत्येक वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें, आराम से देखें, सोचें, समझें। उसके बाद निश्चित रूप से आपको भारत का आधुनिक इतिहास समझने में बहुत सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इस प्रकार के लेक्चर पहुंचे, उनको भी फायदा हो, साथ साथ में मेरा भी फायदा हो। इस प्रकार आज का ये सेशन में यहीं पे विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।